हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानविद हिमालय में। उम्मीद है कि आप लोग मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है संघीय मंत्रिपरिषद। आपने पढ़ा होगा कि जैसे राज्य एक होता है और एक होता है सेंट्रल, जिसे मतलब देश कहते हैं। देश में मंत्रिपरिषद होती है और राज्य में मंत्रिपरिषद होती है। तो जो राज्य की मंत्रिपरिषद होती है वो राज्य की मंत्रिपरिषद कहते हैं, और जो संघ की होती है जिसे संघीय मंत्रिपरिषद कहते हैं। सेम सिस्टम वही होता है कि जिस प्रकार देश में राष्ट्रपति होते हैं उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल होते हैं, और राज्य में मुख्यमंत्री और देश में प्रधानमंत्री होते हैं। इसी तरीके से संघीय जो मंत्रिपरिषद है, संघ की जो मंत्रिपरिषद है उसका अध्ययन करेंगे। तो पूछा जाए कि जो संघीय मंत्रिपरिषद है किस आर्टिकल में है, किस अनुच्छेद में है, तो ध्यान रखना अनुच्छेद 74, जिसमें संघीय मंत्रिपरिषद के बारे में बताया गया। अच्छा, ये बात चले दिमाग में कि मंत्रिपरिषद का गठन क्यों किया गया था, मंत्रिपरिषद की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो मंत्रिपरिषद क्या होती है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, राष्ट्रपति को सलाह और उनके कार्यों को करने के लिए और या उनके कार्यों में सलाह एवं सहायता करने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। तो बात समझ आई कि मंत्रिपरिषद क्यों बनाई गई। मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एवं उनके कार्यों में सहायता करने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। तो इतनी बात समझ में आई कि मंत्रिपरिषद क्यों गठित की गई थी। और इस बात का भी ध्यान रखना कि जो मंत्रिपरिषद होगी उसके जो प्रमुख होंगे वह कौन होंगे, प्रधानमंत्री होंगे। अनुच्छेद 75 में कहा गया प्रधानमंत्री व अन्य मंत्री की नियुक्ति, कार्यकाल, योग्यताएं, वेतन तथा भत्ता के बारे में बताया गया। तो आर्टिकल 75 में क्या बताया गया, तो अनुच्छेद 75 में बताया गया कि प्रधानमंत्री व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, योग्यताएं, वेतन भत्ते के बारे में बताया गया। इस पॉइंट को भी याद रखना कि संघीय कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां किसमें नियुक्त होती हैं, तो किसमें होती हैं, मंत्रिपरिषद में। तो बात समझ आ गई कि कहने का मतलब यह है कि राष्ट्रपति को सहायता एवं उसके कार्यों में सलाह या सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद गठित की गई थी, जिसको संघीय कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां दी गई हैं। तो वास्तविक शक्तियां याद रखना किसके पास होती हैं, मंत्रिपरिषद के पास होती है। इस बिंदु को याद रखना कि संसदीय शासन प्रणाली में शासन सत्ता का केंद्र बिंदु क्या होता है, तो केंद्र बिंदु जो होता है उसे मंत्रिपरिषद कहते हैं। इस पॉइंट को याद रखना। एक कहें कि इतिहासकार या एक कथन, ये विद्वान जिन्होंने एक कथन दिया है, ग्लेड स्टोन जो हैं, उन्होंने कहा है कि कैबिनेट सूर्य के समान है। क्या कहा कि कैबिनेट सूर्य के समान है जिसके चारों ओर अन्य निकाय परिभ्रमण करते हैं। तो बात समझ आई कि ग्लेड स्टोन ने कहा है कि जो कैबिनेट है एक सूर्य के समान है जिसके चारों ओर अन्य निकाय परिभ्रमण करते हैं। तो यहाँ तक बात समझ आई। अगला पॉइंट है कि कैबिनेट ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था का केंद्र बिंदु है। यहाँ ब्रिटिश को एकता प्रदान करती है। तो किसने कहा था, ये ऑस्टिन ने कहा था। किसने, ऑस्टिन ने कहा कि कैबिनेट ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था का केंद्र बिंदु है, यह ब्रिटिश को एकता प्रदान करता है। अगला पॉइंट यह ध्यान रखना कि मंत्रिपरिषद होता है, मंत्रिपरिषद में कौन कौन होते हैं उसके संगठन के बारे में उल्लेख करना है। तो मंत्रिपरिषद जो होते हैं, तो मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं और उप मंत्री होते हैं। कौन कौन से मंत्री होते हैं, एक तो प्रधानमंत्री होते हैं जो क्या होते हैं, मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष होते हैं, और कैबिनेट मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री को मंत्रिमंडल कहते हैं, कैबिनेट मंत्री को मंत्रिमंडल कहते हैं। फिर बाद में राज्य मंत्री होते हैं और उप मंत्री होते हैं। तो ये बात भी ध्यान रखना कि मंत्री कितने प्रकार के होते हैं। मंत्री 3 प्रकार के होते हैं, एक कैबिनेट मंत्री, दूसरे राज्य मंत्री और तीसरे उप मंत्री। तो 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। इस बात को भी ध्यान रखना कि जब प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री और उप मंत्री का जो समूह होता है उसे कहते हैं मंत्रिपरिषद, और कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री का जो समूह होता है उसे कहते हैं मंत्रिमंडल। तो यहां तक समझ आ गया कि मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में अंतर क्या है। पूछा जाए कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है,
पूछा जाए कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 75 का 1 में बताया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। तो बात समझ आई कि 75(1) में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति करेगा वो कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेंगे तो राष्ट्रपति, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाएगी। अब मंत्रियों की योग्यता क्या होनी चाहिए, मंत्री की योग्यता क्या होनी चाहिए, तो 75(5) में दिया गया है, आर्टिकल 75 के 5 में दिया गया है कि संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो। क्या कहा गया कि संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो, अगर सदस्यता नहीं है तो उन्हें 6 माह के अंतर्गत सदस्यता प्राप्त करनी होगी। किसकी सदस्यता प्राप्त करनी होगी, संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो, अगर नहीं है तो 6 माह के अंदर सदस्यता संसद के सदस्य के रूप में प्राप्त करनी होगी। इस बिंदु को याद रखना कि भारत के प्रशासन की सर्वोच्च इकाई क्या है, भारत के प्रशासन की जो सर्वोच्च इकाई है वह क्या है, कैबिनेट मंत्री है। क्या है, कैबिनेट मंत्री है। अगला पॉइंट है कि आकार में मंत्रिपरिषद बड़ी होती है बल्कि मंत्रिमंडल छोटा होता है। किसके आधार पर, आकार में मंत्रिपरिषद क्या होती, बड़ी होती है और मंत्रिमंडल छोटा होता है। लेकिन शक्तियों की दृष्टि से मंत्रिमंडल बड़ा होता है और मंत्रिपरिषद छोटी होती है। तो बात समझा कि मंत्रिमंडल कब बड़ा होता है, जब शक्तियों की बात की जाए, और मंत्रिपरिषद कब बड़ी होती है, जब आकार की बात की जाए। क्योंकि मंत्रिमंडल में खाली कैबिनेट मंत्री होते हैं और कैबिनेट मंत्री वही होते हैं जो लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% मंत्री नियुक्त किए जाते हैं। कुल सदस्यों के 15% होते हैं वह मंत्री नियुक्त किए जाते हैं। इसी कारण क्या होता है, मंत्रिमंडल छोटा होता है आकार की दृष्टि से और मंत्रिपरिषद बड़ा होता है। क्योंकि मंत्रिपरिषद में कौन कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, फिर बाद में कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं और उप मंत्री होते हैं। लेकिन मंत्रिमंडल में सिर्फ कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री होते हैं। इसी कारण मंत्रिमंडल क्या होता है, छोटा होता है आकार की दृष्टि से। लेकिन शक्तियां किसको ज़्यादा दी गई, तो मंत्रिमंडल को दी गई हैं। रेमजे मेयर एक विद्वान हैं, उन्होंने कहा है कि मंत्रिमंडल को मंत्रिपरिषद का हृदय, क्या कहा कि मंत्रिमंडल को मंत्रिपरिषद का हृदय कहा है और शासन का परिचालक यंत्र कहा है। तो बात समझ आई कि मंत्रिमंडल को मंत्रिपरिषद का हृदय और शासन का परिचालक यंत्र कहा है। अनुच्छेद 352(3) में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 352(3) में कहा गया है कि मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किया गया है। तो मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस में है, किस अनुच्छेद में है, तो 352 का 3 जो है उसमें 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा जोड़ा गया था। तो पूछा जाए 352 का 3 किसके द्वारा जोड़ा गया था, किस संशोधन द्वारा, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 हुआ था जिसके तहत जोड़ा गया था। तो मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किसमें है, 352 के 3 में। अब मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है, मंत्रियों को पूछा जाए शपथ कौन, तो मंत्रियों को जो शपथ दिलाई जाती है वह राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। और शपथ कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, एक गोपनीयता की शपथ और एक पद की शपथ। तो ये शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, तो राष्ट्रपति द्वारा। पूछी जाए क्या अनुच्छेद कोई है, तो अनुच्छेद नहीं है बल्कि अनुसूची 3 में इसका उल्लेख किया गया है। तो किस अनुसूची में उल्लेख किया गया, तो शपथ के बारे में अनुसूची 3 में बताया गया। उसी के आधार पर राष्ट्रपति क्या करते हैं, शपथ दिलाते हैं। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल कितना होता है, तो मंत्रिपरिषद का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। मंत्रिपरिषद सदस्य संख्या प्रधानमंत्री के विवेकानुसार नियुक्त की जाएगी। कि पूछा जाए कि मंत्रिपरिषद में जो सदस्य होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, तो वो किस पर निर्भर करती है, तो प्रधानमंत्री के विवेकानुसार निर्भर करते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना कि 91वें संविधान संशोधन 2003 में हुआ था, जिसके आर्टिकल 75 में उपखंड 1 के काम में शामिल किया गया था कि प्रधानमंत्री सहित अन्य मंत्री टोटल जो लोकसभा सदस्य हैं उनके 15% मंत्री होंगे। ये बात समझ आ गई कि नहीं।
अगला आर्टिकल याद रखना 75 का 3। 75 के 3 में कहा गया मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। आर्टिकल किसमें कहा? 75 के 3 में कहा है। अनुच्छेद, ये भी नोट पॉइंट ये भी याद रखना, लॉर्ड मैकाले ने कहा था कि मंत्रिपरिषद के सदस्य एक साथ तैरते हैं, एक साथ डूबते हैं। तो क्या कहा लॉर्ड मैकाले ने? कहा था कि मंत्रिपरिषद के जो सदस्य हैं एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं। इस बात को अच्छे से याद रखना। मंत्रिपरिषद का कार्यकारिणी, मंत्रिपरिषद की कार्यकारिणी में क्या बताया? तो इसमें बताया गया कि जो कार्य किस प्रकार होता है, मंत्रिपरिषद का कार्य किस प्रकार चलता है। तो बताया कि मतलब एक सप्ताह में एक बार बैठक होती है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री अपनी इच्छा अनुसार कई बार बैठक बुला सकते हैं। और पूछी जाए कि मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं, तो प्रधानमंत्री करते हैं। और क्या कोरम होता है? बैठक का कोई कोरम होता है? कोरम संख्या नहीं होती है। और पूछा जाए कि जो बैठक होती है उसमें निर्णय देने की पावर किसके पास होती है, तो कैबिनेट मंत्री होते हैं, उनके द्वारा यह निर्णय दिया जाता है। क्या अन्य मंत्री अगर सहमत ना हो तो क्या वो निर्णय माना जाएगा? तो निर्णय तो माना जाएगा, लेकिन जो अन्य मंत्री सहमत नहीं है तो वह क्या कर सकते हैं? इस्तीफा दे सकते हैं। ऐसी घटना 1950 में एक बार हुई थी, जिसमें श्यामा प्रसाद, केसी नियोजी, जान मथाई, अंबेडकर और देशमुख, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर और देशमुख, इन लोगों ने क्या कर दिया था? इस्तीफा दे दिया था। तो बात समझ आई, ये मंत्रिपरिषद था। तो मंत्रिपरिषद में क्या क्या बातें थीं, क्या क्या आर्टिकल थे, तो आपके अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आप लोग क्या करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट के माध्यम से बताएं कि क्लास आपको कैसी लगी। धन्यवाद।